वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, जिसका बुखार एक बार फिर अपने उरूज पर है और पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं। पहले इसका आगाज हुआ रावलपिंडी से, उसके बाद मैचेस आपने देखे कराची में, और कल कराची में आखिरी मैच था। अब आपको मैचेस मुल्तान में नजर आएंगे, और कराची में जो आखिरी मैच है उसकी अगर बात की जाए तो वो बड़ा सनसनीखेज हुआ। एक लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट था पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के माबेन, जहां पे पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए अच्छा स्कोर किया, 140 प्लस स्कोर इस विकेट पे बुरा नहीं होता, लेकिन दाद देनी होगी कराची किंग्स को, कराची किंग्स के कैप्टन डेविड वार्नर को। वार्नर एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, और कप्तान के तौर पे इस वक्त कराची किंग्स को उनकी ज़रूरत भी थी, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप को भी सहारा दिया। और उसके बाद तारीफ करनी होगी मैन ऑफ द मैच खुशदिल शाह की, जिन्होंने 3 विकेट भी लिए, फिर आखिर तक विकेट के ऊपर मौजूद रहे और मैच फिनिश करके बाहर आए। वो अलग बात है कि फिनिशिंग शॉट हसन अली के बल्ले से आया, लेकिन ये मैच यकीनी तौर पे पाकिस्तान सुपर लीग का एक दिलचस्प मैच था। जिस तरह की 234 रन चेस किए थे कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, इसी तरह से आखिरी मैच भी कराची किंग्स ने बहुत ही अच्छे से चेस किया। और अब कराची किंग्स की टीम जब कराची से निकलेगी तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, जिस तरह के उनके पास बल्लेबाज हैं, क्योंकि मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी की पिचेस बैटर्स के लिए ज्यादा साजगार हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाहनवाज राना साहब, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शाहनवाज साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से हसनैन ने एक एक विकेट के बारे में आपको बताया है, जाहिर है जब रात को 1 बजे तक मैच को कवर करेंगे तो सुबह इस तरह का तज्जिया तो देंगे। तो ओवरऑल आप सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं, कैसा मैच रहा रात का? देखिए जी, पहले तो वाकई हसनैन को दाद देनी पड़ेगी, और उससे पहले मैं आप दोनों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और कल का मैच यकीनी तौर के ऊपर सनसनीखेज रहा, और यूं लगता था कि जैसे शायद ये मैच कराची को जीतना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की विकेट बनाई गई थी वो विकेट मुझे तो नहीं लगती थी कि ये T20 के लिए बनाई गई हो। क्योंकि इस T20 असल में होता है एक, जिसको कहना चाहिए कि एक एंटरटेनमेंट का जरिया, और इस तरह की वहां विकेटें बनती हैं या बनाई जाती हैं T20 के लिए, जिसमें चौके और छक्कों की जो बारिश है वो हमें होती हुई नजर आए। लेकिन वहां जो कल कराची की जो विकेट बनाई गई थी, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये विकेट किसने बनाई, कैसे बनाई और क्यों बनाई। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अगर पीसीबी भी एक्शन ले और पूछे कि ये विकेट जो थी क्या ये T20 के लिए थी या टेस्ट मैच के लिए आपने बनाई थी, कि जिस पर खेलना जो था वो इंतहाई मुश्किल था। और जैसा कि आपने देखा भी और सुना भी कि जब बाबर आजम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर हम 150 से 160 कर लेते हैं तो वो इस विकेट के ऊपर इंतहाई बेहतरीन स्कोर होगा और कराची के लिए बनाना मुश्किल होगा। और फिर जब कराची की बारी आई तो फिर पता भी चला कि वाकई वो स्कोर बनाना जो था वो कितना मुश्किल था। बहरहाल ये कि चूंकि मैच तो अब इख्तिताम हो गया और कराची ने ये मैच जीत भी लिया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैच के जो उतार चढ़ाव थे वो इंतहाई शानदार थे, और बस एक एक लम्हे यूं लगता था कि जैसे पता नहीं कौन सी टीम जो है वो फतह याब हो जाए। लेकिन कराची ने एक बेहतरीन हिकमत अमली के तहत जो था इस मैच को जीता। और यहाँ पे फिर मैं एक बात कहूंगा कि बाबर की कप्तानी में एक मरतबा फिर हमें, जहां उन्होंने कोशिश की कि वो बेहतर अंदाज में मैच को आखिर तक लेके जाएं, वहां आप देखें कि उनके पास एक बॉलर जो था वो आखिर में बिल्कुल कम हो गया। यानी जो लास्ट ओवर था वो एक रेगुलर बॉलर से नहीं करवाया गया, बल्कि पार्ट टाइम बॉलर से जो है वो करवाया गया, और नतीजा उसका ये निकला कि उस ओवर में उसकी तीसरी बॉल के ऊपर जो था वो स्कोर जो था वो चेज हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना ये भी देखने वाली होती हैं, और लोगों ने देखा भी कि आखिरकार के एक ऐसा मैच के जो जिसको ज़ल्मी के लिए जीतना इंतहाई जरूरी था, उसे उसकी हिकमत अमली जो है उसको किस तरह मुरतब किया गया। सो ये है कि जब आपकी हिकमत अमली अच्छी नहीं होती तो नतीजा जो है वो जीत की सूरत में नहीं बल्कि शिकस्त की सूरत में निकलता है। बिल्कुल ऐसी है शाहनवाज साहब। अगर बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम को चांसेस भी मिले, 2-3 चांसेस मिले, उसके बावजूद भी वो 50 नहीं बना सके, और फिर पावर प्ले के अंदर बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते हुए नजर आए बाबर आजम। तकरीबन 20 से 21 डॉट बॉल्स थे। अगर वहां पे वो डॉट बॉल ना खेलते, उनको चांसेस भी मिले थे, स्कोर 160-70 होता,
तो मेरा ख्याल है कि पेशावर ये मैच जीत सकता था, क्योंकि ये तो हम मेरा ख्याल है पिछले 5 साल से बाबर आजम से प्रेजेंटेशन में सुनते आ रहे हैं कि हम 20-25 रन शॉर्ट थे, 15-20 रन शॉर्ट थे, और आज भी यही बाबर आजम ने एक बार फिर दोहराया कि मैं 15-20 रन शॉर्ट था। बात पता है क्या है हसनैन, इसमें हमारे पास ना हमारे जो जितने भी ये टीम के कप्तान है ना, उनको 2 कैसेट दे दिए जाते हैं। एक कैसेट ये होता है कि हमने 15-20 रन जो थे वो कम किए और लिहाजा हम हार गए। दूसरा कैसेट होता है कि हम ना इस शिकस्त से कुछ ना कुछ सीखेंगे और आइंदा मैचों में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा जो है करेंगे। ये 2 बातें हैं कि जो इनको रट्टू तोते की तरह से जो है वो सिखा दी जाती हैं। जहां तक बाबर आजम की की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो पिछले 1-1.5 साल से जो है वो सबके सामने है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो खुद सीखने के मूड में है, ठीक है ना, और ना वो ये चाहते हैं कि वो खामियां कि जिनकी वजह से अब बाबर आजम जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनके ऊपर वो कंट्रोल करें और उनको दूर करें उन खामियों को। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। आप ये देख लीजिए कि कल के मैच में भी उनसे ये 40 रन तो जरूर हुई हैं और वो उनके खाते में गई हैं, लेकिन वो हुई कैसे हैं कि पहले उन्हें एक एलबीडब्ल्यू का जो था वो मिल गया चांस, फिर उसके बाद एक बिल्कुल लॉलीपॉप आसान सा कैच था कि जो उन्होंने अपना बॉलर की तरफ फेंका और फिर जो बॉलर थे वो उसको कैच ना कर सके। तो ये, और फिर उसके बाद जिस तरह से वो क्रिकेट की इस्तिलाह के अंदर कहा जाता है चुरे लगना, ये चुरे लग रही थी। ये मुकम्मल शॉट्स उनसे नहीं खेले जा रहे थे। वो कभी बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लग के गेंद चौके की तरफ चली जाती थी, कभी ऊपर का हिस्से को छूती हुई चौके की तरफ चली जाती थी। वो जो शाहनवाज साहब, सॉरी टू कट यू, मुझे शॉर्टली साइम अयूब के हवाले से बताएगा। वापसी के बाद वो थोड़े से हमें डल नजर आ रहे हैं। कितना बड़ा कंसर्न है ये पाकिस्तान के लिए भी और पेशावर के लिए भी? देखिए, बात ये कि ये तो बिल्कुल एक तयशुदा बात होती है कि जब एक खिलाड़ी अपनी भरपूर फॉर्म में हो और उसके दरमियान में कोई अचानक से रुकावट जो है वो आ जाए और फिर वो दोबारा से उस रुकावट को अबूर करके ग्राउंड में आए, तो उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहती कि जो उससे पहले होती है, उस रुकावट से पहले होती है। यकीनी तौर के ऊपर साइम अयूब का बल्ला जो था वो रन से उगल रहा था और वो ऐसी मतलब शॉट खेल रहे थे कि जो मॉडर्न क्रिकेट की जो है वो खूबसूरती बनती चली जा रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके टकने का मसला हुआ, वो इंजर्ड हो गए, फिर उनका इलाज हुआ, उसके बाद अब वो दोबारा आए तो थोड़ा सा वो शेकी जरूर हो जाते हैं। और दूसरी बात एक और भी ये है कि जब आप किसी खिलाड़ी के ऊपर होमवर्क करके ग्राउंड में उतरते हैं, और होता भी यही है कि जो दोनों टीमें मुखालिफ टीमें होती हैं वो उन खिलाड़ियों के ऊपर निशान लगाती हैं जिनसे उन्हें उम्मीद होती है कि ये खिलाड़ी जो हैं वो हमारे लिए मुश्किल का बाइस बनेंगे। तो ये है कि उसकी भी जो खामियां हैं उसको भी लोगों ने अब लिखना शुरू कर दिया है, उन पे निशान लगाना शुरू कर दिया है, उन पे काम करना शुरू कर दिया है। लिहाजा ये है कि अब उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसका जो तसलसल है वो ऐसा नहीं है। ये दुरुस्त है कि जब वो कम बैक हुआ उनका, वो वापस आए और उन्होंने आते ही 50 रन बनाई तो यूं लगता था कि साइम अयूब वही है जो था। लेकिन अभी एक मैच के बाद हम ये फैसला नहीं कर सकते कि साइम अयूब जो है वो शायद अपनी जो फॉर्म थी वो खो चुके हैं। ऐसा नहीं है, होता है कि कोई चोट लगती भी है गलत और वो पकड़ा भी जाता है, नहीं भी पकड़ा जाता, बाबर आजम की तरह उसको 2-2 चांस मिल जाते हैं। लेकिन ये है कि साइम अयूब से अभी इतनी जल्दी हमें दिल बर्दाश्ता नहीं हो जाना चाहिए, बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए, शायद उनके परफॉर्मेंस जो है हमें नजर आ जाए। थैंक यू सो मच शाहनवाज राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। और चूंकि हमारे पास वक्त कम है, ब्रेक का वक्त हो चुका है, और जब ब्रेक लेने की बारी आती है ना तो फिर हमें सबको करता है, इसलिए माजरत भी। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।